चलो शुरू करें। तो अपना पहले तुम डाउट पूछो, कल तक का कोई कोई दिक्कत है, कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आई है अब तक? नहीं, ऐसा कुछ है तो नहीं। ओके, तो हमने कंबशन एंड फ्लेम इस चैप्टर में व्हाट इज़ कंबशन, उसका रिएक्शन देखा। फिर इनफ्लेमेबल हम्म। सब्सटेंस तक आए, इग्निशन पॉइंट के बारे में पढ़ा था। फिर इग्निशन हम्म। पॉइंट की वजह से कौन कौन से, जैसे मैच स्टिक का एक प्रोडक्ट था तो मैच स्टिक्स की हिस्ट्री देखी कि उसको कैसे बनाया गया, उसका वर्किंग हाँ। देखा कि वो मैच स्टिक कैसे जलता है, ठीक, उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, पेपर पे, स्टिक पे, वो वगैरह। फिर हमने देखा कंट्रोलिंग ऑफ फायर, कि अगर कहीं फायर लगती है तो हमें कंट्रोल करने के लिए लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है कि भाई ऑक्सीजन का कांटेक्ट काटो, या हम्म। फ्यूल के ऊपर ऑक्सीजन का कांटेक्ट आने ना आने के लिए क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। दूसरा मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के बारे में देखा था। वाटर दो हम्म। जगह पे यूज़ नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल रिलेटेड फायर्स में, वहाँ पे CO2 होता है। अब CO2 क्यों? क्योंकि CO2 को हाई प्रेशर करके सिलेंडर में स्टोर किया जा सकता है, ताकि वो जब भी हम्म। प्रेशर से रिलीज होगा तो वो इनॉर्मसली हाई वॉल्यूम में एक्सपैंड होके सब तरफ कवर कर लेगा, और हेवी होने की वजह से वो उस पार्टिकल्स पे, मतलब उस सब्सटेंस पे सेटल होता है, राइट। हम्म। चलो, तो अब इसके आगे चलते हैं, उसमें टॉपिक है व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल की एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। फ्लेम, फ्यूल एफिशिएंसी, यस, तीन टॉपिक्स बचे हैं छोटे छोटे। अब देखते हैं फ्लेम क्या होता है, ठीक है। अब कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर में कंबशन हो गया है ऑलमोस्ट, अब हम चलते हैं फ्लेम पे। फ्लेम मतलब सिंपल, जिसको मराठी में बोलते हैं जोत, दैट इज कि भाई कुछ भी जल रहा है तो वो जल रहा है, ये दिखता कैसे है? तो उसकी फ्लेम से दिखता है। सो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ फायर, राइट। तो फ्लेम किसको हम्म। बोलेंगे? तो बेसिकली फ्लेम के हिस्से होते हैं, अभी हमें हमें एक्चुअल में फ्लेम के हिस्से देखते हैं। जैसे कैंडल जलाई है, अब ये कैंडल है और इसको जलाया है, अब ये जल रहा है, तो दिस इज अ फ्लेम। पर इस फ्लेम के हम्म। हिस्से किस तरह से, ये देखना है बेसिकली। तो फ्लेम के हिस्से होते हैं, एक तो होता है भाई इनर मोस्ट पार्ट, सबसे अंदर वाला। फिर होता है मीडियम सेगमेंट, उसको क्या टर्म है यार, मिडल जोन, यस, इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट एंड मिडल जोन। सर, मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रहा है आपको? नहीं, हाँ, फिर मेरा आ रहा है क्या? हाँ, एक होता है मिडल जोन एंड आउटर मोस्ट पार्ट। तो अब ये पार्ट्स बनते तो हैं, पर सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जो मिडल, इनर मोस्ट या मिडल या आउटर मोस्ट जो भी पार्ट्स बन रहे हैं ये किसके हैं? फ्लेम के। तो फ्लेम बनती हम्म। कैसे है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमने लकड़ी को जलाया, लकड़ी हो या पेपर हो, ठीक है, नहीं लकड़ी ये लेते हैं, लकड़ी को तुमने देखा होगा, लकड़ी को जलाया है। अब मान लो चलो ये एक लकड़ी थी, उसको जला दिया तुमने, ये फ्लेम थी, ये बुझ गई। अब बुझ गई है तो यहाँ पे सिर्फ कोयला बचा है, लकड़ी को मान लो तुम यहाँ पे पकड़ सकती हो, तो इधर पूरा काला बन गया। अब ये पूरा काला है कोयला। नाउ दिस कोयले को अगर वापस से आग लगाओगे तो आग लगेगी नहीं। अब यहाँ पे ये जो कोयला है ये सिर्फ रेड कलर का एक, क्या बोलते हैं उसको, निखारा बन जाएगा, पता है ना। और वो वैसे ही जलेगा। क्यों जलेगा? वैसा जलेगा मतलब ये फ्लेम नहीं पकड़ेगा। अब पहले लकड़ी थी वो फ्लेम पकड़ सकती थी। जैसे मैचस्टिक में ही ले लो, मैचस्टिक का एग्जांपल ले लो, मैचस्टिक को जलाया, मैचस्टिक पूरी जल गई है स्टिक। अब पूरी जलने के बाद वो गर्म तो है, पर वो रेड कलर के शाइनिंग, मतलब रेड कलर का शाइन आएगा, ब्राइट कलर से वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, पर वो फ्लेम नहीं लेगी। क्या फ्लेम ना लेना इसका मतलब ये हुआ कि ये जल नहीं रहा है? ये जल रहा होता है पर फ्लेम नहीं दिखाता। तो फिर फ्लेम किस बारे में आती है, मतलब कौन से कंडीशन में फ्लेम आती है? तो सर, जहां एक जहां सेकंड रुकना। हम्म, हाँ, चल। ठीक है, हाँ, ओके। तो फ्लेम किस किस वजह से आती है ये देखना है, ठीक है। तो पहली बात, पहला पॉइंट फ्लेम के बारे में, पहला पॉइंट, फ्लेम तभी आती है, फ्लेम अकर्स ओनली व्हेन देयर इज गैसियस मॉलिक्यूल्स बर्निंग। इसका क्या मतलब हुआ
कि जो भी चीज़ जल रही है, अगर वो चीज़ गैसियस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकी तो वो फ्लेम दिखाएगी, अगर वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती है तो वो फ्लेम नहीं दिखाएगी। सिंपल, ठीक है। अब गैस का मतलब क्या होता है, पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज सॉलिड, फिर लिक्विड एंड देन गैस। ये स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं कि भाई कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में सबसे पहले पाई जाती है नॉर्मल कंडीशंस में, उसका टेम्परेचर कम बढ़ा दिया जाए तो वो मेल्ट होगी, तो वो लिक्विड बनेगी। अगेन टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो वेपराइज होगी और वो गैस में कन्वर्ट होगी। उसी तरह से अगर टेम्परेचर कम किया जाए गैस का तो वो इधर बन जाता है सब्लिमेशन नो कंडेंसेशन, दिस इज कंडेंस्ड। अब गैस का कंडेंसेशन हुआ तो लिक्विड बना, और लिक्विड का सब्लिमेशन हुआ तो वो सॉलिड बना। सिंपली आइस है या फिर पानी है, पानी का टेम्परेचर कम करते हो तो वो सब्लिमेशन बन के होके सॉलिड बनता है, आइस बनता है। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आइस मेल्ट होके पानी बना। पानी को और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो वेपराइज हुआ, वेपर फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में ऊपर चला गया, और स्टीम से जो स्टीम है वो कंडेंसेट होके लिक्विड बनता है। ये पूरा जो वाटर साइकिल बोलते हैं ना, ये हम रोज़ हमने घर में भी देखते हैं, और बारिश के मतलब बारिश का जो एप्लीकेशन है वो इसी का एप्लीकेशन है। बारिश जो होती है, पता है ना, ये वाटर साइकिल पढ़ा है तुमने। और हाँ वाटर पढ़ा था। साइकिल का सेम एग्जांपल अपना घर में किचन में रोज होता है कि तुम कोई चीज़ गर्म करके उसके ऊपर प्लेट रख दो तो वो गर्म चीज़ का स्टीम निकलता है, और स्टीम कंडेंस होके ऊपर प्लेट के ऊपर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, है ना। हाँ ड्रॉपलेट। यस। तो ये स्टेप मतलब यही प्रोसेस होती है। तो कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है तो वो जलने से पहले लिक्विड, जलना मतलब पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगेन टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब अगर ये गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाता है तो वो जलेगा, और जलेगा तो फ्लेम दिखाएगा। अगर वो गैस में कन्वर्ट ना होते हुए पहले ही जलना स्टार्ट कर दे तो वो सिर्फ रेड कलर का निखारा दिखाएगा। समझा? हो गई बात क्लियर यहाँ तक कि भाई फ्लेम होने के लिए गैस का कन्वर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स देखो। सर अगर हमने वुड को जलाया तो हाँ उसकी ऐश क्रिएट होती है विच इज सेड टू बी अ सॉलिड फॉर्म, और हाँ फिर उससे धुआं भी निकलता, तो फिर वुड भी एग्जांपल हो सकता है ना इसका। हाँ, अब बताता हूँ उसका। देखो, उसका बताता हूँ। तो पहले एग्जांपल लेते हैं अपन केरोसिन का, फिर लेते हैं वैक्स कैंडल। वैक्स कैंडल मतलब मोमबत्ती। फिर लो एग्जाम्पल, चलो वुड का ही लेते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल इसमें कवर करते हैं। देखो, केरोसिन को जला दिया जाए, जैसे गैस का अपना रॉकेल का स्टोव देखा है, पुराने ज़माने के में रॉकेल का स्टोव होता था, उसमें हाँ हाँ प्रेशर से हवा भर के फिर आग लगाई हाँ, जाती थी, हवा फिर भर वो के फिर आग जलता लगाते था ना। तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन मैंने देखा है। हाँ ओके, तो उसको चलाया हुआ देखा है कभी, किसी ने चलाया है उसको? हाँ हाँ ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन कहीं कहीं बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो। तो केरोसिन से आग लगेगी। अब तुम जब प्रेशर देते हो तो हाई प्रेशर से, मतलब जो प्रेशर से केरोसिन ऊपर भेजा जाता है उसमें, ठीक है। अब बात यह है कि केरोसिन जब जलेगा तो पहले तो मान लो चलो ये लिक्विड फॉर्म में हमने केरोसिन डाल दिया किसी प्लेट में। जैसे ही इसको इग्निशन टेम्परेचर दोगे तो इस केरोसिन को जो वेपर फॉर्म में होते हैं ना, अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर आग लगे। तो आग लगने के लिए या फिर फ्लेम क्रिएट होने के लिए चाहिए गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और गैसियस मॉलिक्यूल्स कब कब मिलते हैं? जब लिक्विड से वो वेपराइज होते हैं। वेपराइज होने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरी बात, वेपराइज होने के लिए टेम्परेचर के साथ साथ एनर्जी भी काम कर सकती है। जैसे इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक पर देख लेना, मैं बता रहा था कि मान लो चलो ये कपड़े सुखाए हैं यहाँ पे, ठीक है, इस रस्सी पर कपड़े सुखाए। अब धूप नहीं है, घर में सुखाए मान लो, कोई टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, फिर भी लिक्विड स्टेट का वाटर उड़ गया और कपड़ा सूख गया। इसका मतलब ये वाटर एक्चुअल में वेपराइज ही तो हुआ है, स्टीम हाँ फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ हवा लग के ये, अब तुमने पंखे के नीचे कपड़े सुखाए होगे, जल्दी जल्दी में कहीं जाना है तो पंखे के नीचे सुखाओ, किया होगा ना। तो या फिर कभी दूध पीते हुए गर्म दूध है तो तुम उसको फूंक मारते हो, वो ठंडा हो जाता है ना।
मतलब बेसिकली बात यह है कि जब हवा लगती है तो वाटर का वेपराइज होना, अच्छा वो दूध का एग्जांपल यहाँ इररिलेवेंट है गलती से दे दिया, छोड़ो। तो हाँ, मैं बता रहा था कि जब कपड़ों को अगर हवा के नीचे सुखाया जाए तो वो पानी है, पर वो पानी सूख जाता है। सूख जाता है मतलब वो पानी का कन्वर्जन वेपर फॉर्म में हो गया। तो लिक्विड से गैस फॉर्म में जाने के लिए टेम्परेचर का काम नहीं आया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में ये हुआ कि हवा लगने पर हवा की एनर्जी ने इतना एनर्जी दिया कि ऊपर ऊपर के मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सरफेस पे होते हैं वो मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी से कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा 9th क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें पढ़ने को मिलेगा क्या कि जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हवा लगती है तो वो वेपराइज होते हैं, और वेपराइज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी या तो टेम्परेचर से मिलती, पर हम इस केस में आने वाले मॉलिक्यूल्स जो हवा से आ रहे हैं ना वो एनर्जी देते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं वेपर में। तो वही फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है। कहाँ पे यूज़ हुआ है, ये वाले में। अब ये केरोसिन है ना, केरोसिन को जैसी थोड़ी सी हवा लगती है, हवा की एनर्जी से इसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं थोड़े थोड़े। तुमने गाड़ी में पेट्रोल भरते हुए देखा होगा कि हल्का हल्का सा अंदर से वेपर निकलता है, देखा है। हाँ, तुम्हारे पास कार कौन सी है? I10 हाँ, तो उसके पेट्रोल है सीएनजी है? पेट्रोल। हाँ, तो पेट्रोल की जो टंकी है ना उसमें जब पाइप जाता है तो ऑब्जर्व करना कि वहाँ पे हल्का सा तुम्हें ऐसे डेविएशन देखने को मिलेगा, मतलब लाइट रेज वहाँ से डिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पे अंदर से आया हुआ वेपर वहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन तैयार करता है। कभी आग के ऊपर भी थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आता है ना। तो ये क्या है, एक्चुअल में वेपर आता है अंदर से। तो पेट्रोल का वेपर अंदर से बाहर आया है, इसलिए बोलते हैं कि पेट्रोल पंप पे कभी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, या फिर सिगरेट मतलब माचिस नहीं जलाना चाहिए, या फिर आग का कोई भी हिस्सा वहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो आग का हिस्सा आना मतलब क्या है कि पेट्रोल के वेपर्स उसको कनेक्ट करना पाए, ये कनेक्शन है। तो केरोसिन को जो वेपर्स हैं ये इसके ऊपर हैं फिलहाल थोड़े थोड़े। जैसे ही उसको तुम आग देते हो तो ये वेपर जलने लगते हैं एंड दे क्रिएट फ्लेम। फ्लेम मतलब आग जो दिखती है, ठीक। अब ये जो आग है ये इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, और केरोसिन जो लिक्विड फॉर्म में है वो वेपराइज होगा विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर नाउ, समझा। अब टेम्परेचर की वजह से इसका हो गया गैस में कन्वर्जन कंटिन्यूअस फॉर्म में, और वो फ्लेम को फ्लेम के लिए फ्यूल की तरह काम करते हुए चले जाएगा। तो जैसे ही लिक्विड का गैस कन्वर्ट हो रहा है वैसा वैसा फ्लेम चलता रहेगा, और फ्लेम इसको वापस से वेपराइज करेगा। तो बेसिकली ये लूप है कि भाई ये जो गैस मिल रहा है ये फ्लेम दे रहा है, और इस फ्लेम की वजह से इसको हीट मिल रही है, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर की वजह से अगेन गैस कन्वर्ट होती है। इसलिए ये आग का जो साइकिल है वो चलता ही रहेगा इस केस में, समझा। अब ये हमने जो लिए हैं वो इनमें से ये दोनों हैं इनफ्लेमेबल, मतलब वेरी फास्ट आग पकड़ने वाले। चलो वैक्स कैंडल के बारे में देखते हैं। वैक्स कैंडल मतलब अपना मोमबत्ती। अब मोमबत्ती है, इधर एक विक है। मोमबत्ती है अभी फिलहाल में सॉलिड, ठीक है। जैसे तुमने माचिस जलाई, माचिस यहाँ पे लगाई, अब ये जो विक थी ये विक लगी जलने पहले तो, ठीक है। विक जली, आग लगी। अब आग किसको लगी, विक को पहले, अभी कैंडल की बात नहीं आई है। अब इसके टेम्परेचर से ये जो आग लगी है ना, इसके टेम्परेचर से ये लगेगा हल्के हल्के से मेल्ट होना। मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वेपराइज भी होगा। यहाँ पे देखो सॉलिड था, टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चला गया। तुम मोमबत्ती में देखोगे, अगर मोमबत्ती को ऐसे टेढ़ा करोगे तो लिक्विड फॉर्म वाले गिरेंगे नीचे, ड्रॉप्स, है ना। तो वो हो गया लिक्विड फॉर्म में, और टेम्परेचर तो बढ़ा ही है, चल ही रहा है वो फ्लेम। अब ये जो फ्लेम है वो पहले तो विक की वजह से चल रही है। विक मतलब ये ऊपर के धागा मोमबत्ती का। ये फ्लेम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगा इसी वैक्स को। लिक्विड वैक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर वैक्स, या फिर वैक्स ऑफ द गैसियस फॉर्म, ठीक। ये गैसियस फॉर्म, अब इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये दिस इज अ कैंडल और ये विक थी। यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म हुआ था उस लिक्विड के वेपर ड्रॉपलेट्स, सॉरी वेपर के पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, और वो इस आग को फ्यूल की तरह काम करते हैं, समझा। वैक्स कैंडल कैसे काम करता है समझा। आग हमने विक को लगाई, इस आग की वजह से ये वैक्स जो है वो मेल्ट हुआ, मेल्ट भी हुआ और वेपराइज भी हुआ। जो मेल्ट हुआ है वो मेल्ट हुआ वैक्स वेपराइज हुआ, और वेपर के फॉर्म में ऊपर उसके पार्टिकल्स चले गए। पार्टिकल्स ऊपर चले गए,
आग को फ्यूल की तरह उसका मतलब वो फ्यूल की तरह मिलने लगा और आग चलती ही रही। समझा? पर इस आग की वजह से यहाँ पर जो मेल्टिंग हो रहा है वो इतना तेज होता है कि वो ओवरफ्लो होकर नीचे गिरने लगता है, एंड दैट्स वाई वी जस्ट सी द वैक्स पोरिंग डाउनवर्ड्स, है ना? तो यहाँ पे भी तुम्हें गैसियस फॉर्म मिला जो जल रहा है। तो फ्लेम कभी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के जलने की वजह से ही आती है। अच्छा चलो, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन। तुमने कभी फ्लेम को ऐसे उल्टे देखा है? उल्टा ऐसा उल्टा? उल्टा कभी देखा है क्या फ्लेम को? उल्टा नहीं देखा कभी। तो इस अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा कभी देखा है? ऐसे ऐसे ऐसी फ्लेम कभी देखी है? नहीं। नहीं। तो फिर फ्लेम हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाती है? मे बी उसके जो वो रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको। नहीं समझा, वापस बताओ, आवाज़ नहीं आई तुम्हारी अच्छे से। हाँ, वो जो बात रहती है वो प्रोबेबली ऐसे सीधी रहती होगी इसलिए। हाँ, तो मैंने बोला ना अभी, मैं मोमबत्ती को ऐसे टेढ़ा कर दो, ऐसे कर दो हाँ इसको, तो क्या ये ऐसे हाँ बनेगी हाँ। क्या? हाँ वैसे पकड़ो तो फिर वो आड़ी आड़ी जाएगी ना। नहीं जाती। क्यों? कभी देखा नहीं तुमने मोमबत्ती को ऐसे टेढ़ा करके? टेढ़ा अगर मोमबत्ती को पकड़ोगे तो ये ऐसे ही लगेगी तुमको। जो 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 फ्लेम है ना, ये ऊपर ही जाती है हाँ हमेशा। वाई? हाँ। ट्राई नहीं किया ना कभी वैसा। तुम कभी करके देखना इसको। घर में कभी भी जब दिया जलता है, या फिर दिया ही छोड़ो, कोई भी, जब तुम माचिस, अच्छा माचिस की तीली देख लो, माचिस को जब जलाओगे तो तुम्हारे हाथ में टेढ़ी होती है वो स्टिक। हाँ। ऐसे पकड़ा है तुमने माचिस को, राइट? अब ऐसे पकड़ा है और ये किया, फिर भी फ्लेम ऊपर आती है और फिर तुम सीधा करते हो उसको। तो फ्लेम हमेशा ऊपर ही क्यों होती है? बताओ। नहीं पता? नहीं। हाँ। अच्छा, अभी अभी मैंने जो बताया ना, अभी अभी जो बताया, उसमें ही हाँ थोड़ा सा आधा लॉजिक है उसका, और आधी चीज़ नई है। तो वो नई चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो देखो, अभी हमने देखा था कैंडल, ये कैंडल को किया मैंने जूम। ओके। तो इसमें एक फैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब जो कि मुझे लगता है, नहीं हुआ होगा कभी ना कभी, मुझे लगता है। देखो, डेंसर मतलब डेंसिटी के हिसाब से वाटर ऑयल जो है, उसमें ऑयल हमेशा ऊपर और वाटर नीचे क्यों होता है? क्योंकि ऑयल की मतलब जो ऑयल रहता है वो उसकी डेंसिटी शायद से कम रहती है। हाँ, ऑयल की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो नीचे है, ग्रेविटी की तरफ है। ठीक। हाँ। अब अगर मैं ऑयल से भी कम डेंसर चीज़ डालूं जो कि एयर है, एयर सबसे कम डेंस है ना, इसलिए एयर को अब तुम हवा में कुछ डालोगे तो हमेशा सारी चीज़ें नीचे ही आती ना, क्योंकि हवा से मतलब सारी चीज़ें हवा से ज़्यादा डेंस हैं। तो ऑयल से कम डेंस भी हो तो वो तो मान लो चलो एयर है तो एयर ऊपर ही जाता है। ऑयल अगर मान लो ऑयल की टंकी भरी है और तुम नीचे एक एयर का बबल डाल दो तो वो एयर का बबल अपने आप ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है ना? हम्म। हाँ, तो हाँ वैसे हाँ। ही डेंसर पार्ट कम्स ऑन टॉप। हम्म। जब भी हमेशा डेंसिटी जिसकी सॉरी सॉरी सॉरी, डेंसर पार्ट गोज डाउन। हाँ, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो हमेशा नीचे जाता है और लेस डेंसर जो होता है वो ऊपर आता है। ये एक हो गया। और सेकंड फैक्ट कि हाई टेम्परेचर क्रिएट्स लो डेंसिटी। मतलब पानी को उबलते हुए देखो, अगर नीचे से गैस लगा हुआ है, अगर मतलब वैसे ही होता है नीचे से गैस लगा है, ऊपर पतीला रखा हुआ है, पानी जब हाँ उबलेगा तो वो नीचे से ऊपर आता है और हमेशा हम्म, गर्म पानी ऊपर ही आएगा, है ना? हाँ हाँ, तो गर्म पानी हमेशा ऊपर आता रहता है और ठंडा पानी नीचे जाता रहता है। तो मान लो चलो ये तुम्हारा बॉल था, इधर तुमने बर्नर लगा हुआ है हमारे गैस का, और ये जो पानी है, तो हमेशा साइकिल ये चलती है, गर्म पानी ऊपर और ऊपर का ठंडा पानी नीचे, ऊपर का ठंडा पानी नीचे, तो ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। दैट्स वाई इधर तुम्हें ऐसे उबलते हुए बबल्स नजर बबल्स। आएंगे। हाँ, तो वो बबल्स भी हवा की नहीं, पानी के ही होते हैं। तो ये जो हम्म। उबला हुआ निकलता है ना, दैट इज जस्ट मूवमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर वाटर एंड लो टेम्परेचर वाटर। जिसका टेम्परेचर हल्का सा स्लाइड सा भी कम हुआ तो वो नीचे जाएगा, स्लाइड सा भी ज़्यादा हुआ तो वो ऊपर आएगा।
दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो डेंसिटी कम होगी। तो नीचे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो डेंसिटी कम होगी, ठंडे पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे आता है, गर्म पानी ऊपर जाता है। समझा? सेम सिचुएशन है, तुम यहाँ पे देखो वेपर है। अब वेपर की डेंसिटी सॉरी टेम्परेचर जो जल रहा है मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। हवा में भी तुमने धूप में देखा होगा, गर्मियों में गर्मियों में वो क्या बोलते हैं यार उसको, मराठी में उसको वाउटर बोलते हैं, देखा है ऐसे? टोर्नेडो 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 क्यों तैयार होता है? क्योंकि सारी जो ठंडी हवा है ना, सॉरी गर्म हवा है ना, गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है। तो गर्म हवा जब ऊपर जा रही होती है तो वो एक मूवमेंट तैयार करती है सर्कुलर, एंड दैट्स वाई दैट टोर्नेडो फॉर्म्स। तो जब धूप में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए और नीचे जो डेंसर हवा थी जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से कम डेंसर हो गई, वो ऊपर जाने लगती है। दैट्स वाई इसे पूरा धूल धूल ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ते हुए वो सर्कुलर मोशन ऐसे लूप में, हेलिकल मोशन बोलते हैं उसको, ऐसे करते हुए जाता है। दिस मीन्स जस्ट हाई टेम्परेचर क्रिएट्स लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर जाएगा। तो वेपर अगर गर्म हो रहा है इधर तो वो ऊपर जाता है। और ये हो गई बात चलो फ्लेम के लिए मिलने वाले वेपर की। अब बात करते हैं आजू बाजू की हवा की। आजू बाजू की हवा मतलब, अब वेपर की वजह से फ्लेम होती है, ये तो पता चला ना तुम्हें। तो ये जो फ्लेम है ये वेपर की वजह से हुई है। अब ये ऐसा ही शेप क्यों लेती है, दैट इज द मैटर। देखो अब ये जलने लगा, इसका मतलब इसमें आग है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये आजू बाजू की जो हवा है ना, हवा जस्ट द एयर सराउंडिंग द फ्लेम, इसको ये गर्म करेगा, डेंसिटी हाई होगी। डेंसिटी हाई होगी तो सारी हवा ऊपर जाने का ट्राई करेगी आजू बाजू की। पर ये जो मैंने इक्वल लाइंस निकाले हैं इसको हम लॉजिकली निकालेंगे अभी। लॉजिकली मतलब क्या है, जो सबसे नज़दीकी हवा है ज़्यादा गर्म होगी, ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगी। दूर वाली जो हवा है वो कम गर्म होगी, वो कम तेज़ी से ऊपर जाएगी। बराबर है? अब जो नज़दीक हवा है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगी, ज़्यादा स्पीड से जाएगी, तो यहाँ पर क्रिएट होता है लो प्रेशर और वो उसको ऐसा शेप देता है। तो तुम देखो, अब ये अपने सिलेबस का नहीं है पर अगर तुमको अच्छा लग रहा होगा तो ही बताऊंगा। मज़ा आ रहा है क्या, या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज? मज़ा आ रहा है या एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों दे रहे हैं ऐसा लग रहा है? नहीं चलेगा, कुछ प्रॉब्लम हाँ नहीं। हाँ ओके। तो ये जो हवा है इस डायरेक्शन से जाती है, एंड दैट्स वाई हमें फ्लेम का हमेशा ऐसा शेप मिलता है। समझा? ये कौन सी फ्लेम है? स्पॉन्टेनियस, मतलब हमने छोड़ दिया है उसको अब उसके हाल में कि भाई तुम इसका वेपर लो और अपना अपना जलते रहो। ऐसे केस में ऐसा फ्लेम होता है। पर अगर तुमने कोई लाइटर देखे होंगे, जो स्टाइलिश लाइटर आते हैं ना मार्केट में, कभी देखे होंगे तो उन लाइटर्स में स्पीड से गैस छोड़ा जाता है। जैसे सुनार की दुकानों भी होता है। सोनार की दुकान में या केमिस्ट्री लैब में जब ऑयल ये आग को किसी के ऊपर फोकस्ड आग फेंकना है, ऐसे एक्सपेरिमेंट की केस में जब कोई मशीन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मशीन, एक मशीन होती है ऐसी, इससे गैस जाता है, यहाँ पर एक हमने आग लगा दी तो वो स्पीड से आगे फेंकता है आग को। तो दिस इज़ द फ्लेम। तो फ्लेम जब, क्योंकि ये जो अंदर से आने वाला गैस है, दिस गैस इज थ्रोइंग रैपिडली। अब ये मशीन इस गैस को रैपिडली थ्रो करेगा एंड दैट्स वाई ये गैस इस तरह से जल रहा है। तो ऐसे फ्लेम्स को ये मत समझना कि ये फ्लेम टेढ़ी चल रही है। दिस इज़ नॉट द नेचुरल फ्लेम, दिस इज़ बनाई गई फ्लेम। चलो तो हमारा फ्लेम वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। दिस वन कि वैक्स कैंडल वाला वेपर तुम्हें समझ में आया। अब चलते हैं तुम्हारा डाउट वुड वाला। चलो अब समझो, जो भी वुड है ना, वुड, दिस इज नॉट जस्ट अ फ्यूल लाइक वैक्स कैंडल और लाइक केरोसिन। वुड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग सेल्स, नाइट्रोजन अलग अलग, मतलब ऐसे समझो कि वो एक पेड़ था। तो जैसे हमारी बॉडी एक सेल टिश्यूज से बनी हुई है, ब्लड, मसल्स, स्किन नहीं, टिश्यूज, बहुत सारी कंपोनेंट से बना है, वैसे ही वुड एक प्लांट का ऑर्गन है। और प्लांट भी एक लाइफ बीइंग है ना। तो अगर कोई भी सूखा वुड भी ले लोगे तो वो पहले कभी ना कभी जब जिंदा था पेड़ के अंदर, तो उसमें अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जो कि सिर्फ जो केरोसिन में पाया जाता है, केरोसिन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, वैक्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है,
और अपना एलपीजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, एलपीजी में तो कार्बन और हाइड्रोजन है, सीएनजी में भी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। ये है पेट्रोल, पेट्रोल डीजल, इसमें सी मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों पाए जाते हैं। पर वुड ऐसा है कि भाई इसमें CHO तो रहेंगे, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पर नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। ये जो एटम से अलग अलग नहीं है, कंपोनेंट्स में है, कंपाउंड्स में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी CHO बना के ग्लूकोज बना रहा होगा, क्योंकि वुड मतलब प्लांट्स में ग्लूकोज होता है। नाइट्रोजन से वो NO2 बना रहा होगा, सल्फर से वो नाइट्रोजन सल्फाइड करके केमिकल है, वो भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब केमिकल कंपोनेंट्स मिलके ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। अब जब तुम वुड को जलाते हो तो बेसिकली इसके ये सारे कंपोनेंट जितने भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे, उसमें से जो जलने लायक है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, वो कन्वर्ट होते हैं। और इसमें से मान लो जैसे कि सारे ही जल सकते हैं सिवाय कार्बन के। ठीक है, तो जो भी जलने वाले हैं वो सारे गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं एंड दे क्रिएट फ्लेम। जब उसका गैस फॉर्म कन्वर्जन होना खत्म हो गया, तब उसमें बचता है सिर्फ कार्बन। और कार्बन मीन्स कोक, कोक मीन्स कोयला। समझा? तो लकड़ी को जलाओगे तो उसके अंदर के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे गेट बर्न्ट विथ अ फ्लेम। पर वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक बार खत्म हो जाए तो सिर्फ कोयला बचेगा, एंड कोयला इज नथिंग बट कोक, मतलब कार्बन। सिर्फ कार्बन बचता है और कार्बन गैस में कन्वर्ट नहीं होता। तो कार्बन भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो वो सिर्फ रेड कलर का निखारा दिखाएगा, वो फ्लेम नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। समझा क्या? हाँ सर। हाँ तो वुड, हाँ अब चलो, तुम्हारा डाउट ये था कि जब वुड को जलाते हो तो वो ऐश में होता है। ऐश भी हाँ। पाउडर्ड फॉर्म का कार्बन है। ऐश क्या है? पाउडर्ड कार्बन है। हम्म। तो गांव में चूल्हा होता है, चूल्हे के अंदर ऐश हम्म। रखते हैं जानबूझ के, क्योंकि वो ऐश जो है वो उसको हीट देता रहेगा, वो फ्लेम की तरह जलता नहीं है। पर जब लकड़ियाँ, चूल्हे में लकड़ियाँ मान लो चलो उनका फ्लेम खत्म हो गया, लकड़ियाँ बुझ गई, अब नई लकड़ी डालोगे तो वो जो जल रहा होता है कार्बन, वो उसको हीट देगा एंड वो उनको मेंटेन रखेगा, मतलब जलते हुए रखेगा। दैट्स वाई ऐश को जो कोयले होते हैं वो सब उसमें रखे जाते हैं चूल्हे में, क्योंकि ताकि वो हीट दे सके। वो जलते तो रहते ही हैं पर वो फ्लेम नहीं देते। और फ्लेम देने के लिए जो 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 फ्लेम देते हैं वैसे कंपोनेंट्स चाहिए। कंपोनेंट मतलब कौन? सूखी लकड़ी जिसमें कोयला नहीं है, सूखी लकड़ी है, वो जलेगा। अब चलो गीली लकड़ी के बारे में बताओ मुझे। अगर मैं वेट वुड के बारे में बात करूं, वेट वुड मतलब फ्रेश वुड, फ्रेश जिसका जो सूखा नहीं है, जो मरा हुआ पेड़ पेड़ का लकड़ी नहीं है, ऐसे वुड को अगर जलाओगे तो उसमें पहले तो भाई मिलेगा पानी, दैट इज H2O, है ना? तो पानी तो नहीं जलता है, इसलिए सूखी हाँ। लकड़ी कभी भी पहले नहीं जलेगी। सूखी लकड़ी थोड़ी सी काली पड़ेगी बाहर से। सॉरी, ये गीली लकड़ी मतलब फ्रेश लकड़ी जो है वो सबसे पहले जलेगी नहीं। गीली लकड़ी जो है वो पहले तो बाहर से काली पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो मान लो चलो ये जो गीली लकड़ी है, उसमें अगर तुम यहाँ पे फ्लेम दोगे किसी से, तो ये जो आउटर कोर है ना, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का पानी उड़ जाएगा पहले तो। H2O गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, पहले उससे पानी उड़ गया, अब पानी नहीं बचा तो वो खुद अपना सरफेस जलाएगा, अपना सरफेस जलेगा, तब अंदर हीट जाएगा, फिर उसमें से और पानी उड़ेगा। इसलिए गीली लकड़ी को जलाना इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो गीली लकड़ी कभी भी आग देने की पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। वो इसीलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वो इतना टाइम लेगा अपना H2O निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए। तो उनका पानी गायब होने तक गीली लकड़ी कभी भी जलेगी नहीं। पर उसका सरफेस जब जलेगा ना, तब वो देती है गंदी बदबू। दैट्स वाई गीली लकड़ी लेते नहीं है। और लकड़ी के बारे में अभी अभी यही देखा हमने कि उसके अंदर में जो जो कंपोनेंट्स, सारे जो कंपोनेंट्स गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं वो गैस में कन्वर्ट होते हैं एंड दे गेट बर्न्ट। जैसे ही उनके गैस में कन्वर्ट होने लायक कंपोनेंट सारे खत्म हो जाए तो वहाँ पे बचता है कार्बन विच डजेंट गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म एंड इट कीप्स बर्निंग विदाउट फ्लेम। समझा? हाँ सर। बस, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आया कि फ्लेम गैस की वजह से बनता है,
और क्या है इसमें फ्लेम की जगह पे? ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम पे, जो हमने पहले पेज पे लिखा है। चलो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम कि भाई इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट एंड मिडल। इसको मैं अगर थोड़ा सा निकालूं, थोड़ा बड़ा निकाल रहा हूँ ये, देखो दिस इज फ्लेम, ठीक है। अब ये फ्लेम में इनर मोस्ट मतलब जहां पर जल रहा है वो वाला हिस्सा, इतना पार्ट है इनर मोस्ट, ठीक। उसके बाद वाला ये वाला हिस्सा आता है मिडल, इतना। और सबसे बाहरी, बाहरी मतलब ये जो पूरा बॉर्डर से चिपका हुआ जो हिस्सा है, इतना, दिस इज आउटर मोस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों में अगर देखा जाए तो हम पहले समझते हैं लॉजिक कि भाई वेपर जब जाते हैं तो जलते हुए कैसे जाते हैं, ठीक है। तो अब समझो, यहाँ से वेपर मॉलिक्यूल्स इसको मिले, जल रहा है ये अभी। अब ये पूरी फ्लेम जो है, ये इसका मतलब ये होता है कि वेपर मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ, क्या बोलते हैं कि अन अन अरे यार, अनबियरेबल या फिर क्या कह सकते हैं यार इसको, हाँ, जिसको क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ नहीं है। अगर तुम इसमें से उंगली घुमाओगे ना, आर पार हो जाएगी। तो फ्लेम इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बर्निंग। तो इसमें से वेपर मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होंगे, अंदर चले जाएंगे, पर वो अंदर जाने से पहले ही जलेंगे, ठीक है। पर कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो नहीं जले, अंदर जाएंगे, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स बचेंगे वो और अंदर जाएंगे, ठीक है। अब होता यह है, जैसे जैसे ये वेपर मॉलिक्यूल्स, इसके वेपर मॉलिक्यूल्स फ्यूल के ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं, तो फ्लेम की वजह से सबसे पहले यहाँ पे जल जाते हैं, ठीक है। जो नहीं जले वो थोड़ा सा अंदर जाते हैं और थोड़ा सा अंदर जाते हैं, दिस वन, ठीक है। अब मुझे लॉजिक से बताना, लॉजिक से बताना, जो सबसे पहले जल रहा है या फिर सबसे पहले हीट से हिट हुआ, हीट मतलब टेम्परेचर से हिट हुआ, वो मॉलिक्यूल पूरा जलेगा ना? पूरा जलेगा मतलब ऐसे समझो कि अगर मॉलिक्यूल यहाँ पर ही जल रहा है तो ये टेम्परेचर को हाई करेगा या कम टेम्परेचर पे ही रह जाएगा, क्या लगता है? बताओ, लॉजिक लगा के बताना। अगर आग की जगह पे, अगर तुम मतलब आग के जोन में अगर तुम किसी चीज़ को डाल रहे हो और सबसे पहले जिस एरिया में हिट करोगे आग के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि तुम उससे निकल गए हो अंदर तब मिलेगा? सबसे ज्यादा टेम्परेचर। हाँ, मतलब क्या है कि जब मॉलिक्यूल यहाँ पे हिट हुआ तो मॉलिक्यूल जलने लगेगा, तो सारे मॉलिक्यूल जो जो यहाँ पे हिट हो रहे हैं वो जल रहे हैं। दैट्स वाई इधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं जले वो अंदर गए, इधर मॉलिक्यूल्स कम पहुँचे अंदर वाले सेक्शन में, ठीक है। अंदर वाले सेक्शन में बहुत कम मॉलिक्यूल पहुँच पाए, ठीक है। अंदर वाले सेक्शन पे बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स पहुँच पाए इधर, और जो यहाँ पे पहुँचने के बाद भी नहीं जलते, जलते मतलब ऐसे समझो कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जल रहे हैं अभी, पर फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर पहुँचे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कम पहुँचे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रीचिंग इन द फ्लेम रीजन इधर मैक्सिमम है, मिडल रीजन में मॉडरेट है, और सबसे इनर मोस्ट है इधर लीस्ट है, राइट। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जलेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जितने कम मॉलिक्यूल जलेंगे उतना कम टेम्परेचर रहेगा। तो कभी देखना घर में अगर कैंडल लगी हो या कभी कोई कहीं दिया लगा हो, तो दिए के फ्लेम में उंगली घुमा के देखना, घुमा के मतलब कुछ नहीं होगा, जस्ट फास्ट घुमाना है। जब तुम घुमाओगे तो तुम्हें फील होगा कि अंदर तो कुछ गर्म था ही नहीं, ठीक है, हल्का सा गर्म लगेगा, इधर ज़्यादा गर्म लगेगा, फिर अंदर बहुत कम गर्म लगेगा, फिर ज़्यादा गर्म लगेगा और तुम्हारी उंगली बाहर निकलेगी। तो जब ऐसे फ्लेम में उंगली घुमाओगे ना, तो पता चलेगा कि कौन सा कितना ज़्यादा गर्म है। दूसरी बात, वो ऑलरेडी एक बार मैंने ट्राई किया है वैसे। कर दिया है, हाँ गुड। बचपन में किया था एक बार। किया है ना, हाँ मुझे पता है तुमने किया होगा। तुम कहाँ रहते हो अभी? अभी अमरावती। अच्छा, अमरावती, ओके। हाँ। हाँ, तो अब देखो, अगेन अभी जो मैंने ये बताया था ना कि फ्लेम में जो इधर वाली एयर है, ये इस दिशा में जाती है ऐसे, तो जो वेपर्स है ना वो भी इस दिशा में जाते हैं।
और वेपर्स इस दिशा में हवा के थ्रू भी जाते हैं। जैसे ये वेपर जो है वो ज़रूरी थोड़ी इसी में घुसे, वेपर तो इधर भी गए होंगे थोड़े थोड़े, पर वो सिर्फ इसके साथ जलते हैं। जो वेपर्स हवा के साथ ऊपर गए वो भी इधर जलते हैं। तो बेसिकली दिस इज द टिप, और टिप पे होते हैं मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। समझा? हाँ सर। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो वेपर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम है टिप पे, फिर थोड़ा सा कम इसके एजेस पे मतलब मिडल लेवल पे, फिर आता है मिडिल लेवल जिसका फ्लेम का ये वाला, फिर आता है इनर मोस्ट। तो ये है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स। तो दैट इज द ओनली, आई मीन उसी के प्रपोर्शन में रहेगा टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर एट द टिप, फिर थोड़ा सा कम मिडल लेवल पे, फिर मॉडरेट, मतलब सॉरी थोड़ा सा कम ये एजेस पे, फिर थोड़ा कम मॉडरेट लेवल पे जो कि मिडल जोन है, फिर इनर मोस्ट जोन में। समझा? हाँ। बस। तो इनर मोस्ट इज लीस्ट हॉट, मिडल जोन इज हॉट कह सकते हो, और आउटर मोस्ट पार्ट इज हॉटेस्ट। याद रहेगा? हाँ सर। हो गया। अभी चलते हैं, चलो अभी क्या बचा है इसमें। हाँ, इसका एक एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कि गोल्डस्मिथ्स कभी सोनार को काम करते हुए देखा है? हाँ सर। तो गोल्डस्मिथ जब काम करते हैं तो वो जो फूकते हैं ना नली से, कहाँ पकड़ते हैं? यहाँ पकड़ते हैं, टिप पे, ऊपर ऊपर, और उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में, मतलब जो आउटर मोस्ट सेक्शन होता है ये वाला, इस वाले सेक्शन को ही वो उस गोल्ड पर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट, और गोल्ड इजीली मेल्ट हो जाता है, तो उनको तुरंत काम हो जाएगा उससे, है ना? तो गोल्डस्मिथ का भी ये एग्जांपल अपने टेक्स्ट बुक का ही है कि गोल्डस्मिथ हमेशा गोल्ड पर आउटर मोस्ट टिप को ही क्यों पुश करते हैं हवा से, राइट? चलो लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसा हाँ होता है? सर। लीस्ट हॉट, ये लीस्ट हॉट, मैक्सिमम हॉट, हॉटेस्ट। तो इसका लॉजिक क्लियर है कि वेपर वाला मतलब वेपर का ट्रांसफर कैसे होता है, जितना कॉन्सेंट्रेशन वेपर का जलने में मिलेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। चलो यहाँ तक खत्म हो गया। अब बात करते हैं आइडियल फ्यूल की। आइडियल फ्यूल मतलब कि फ्यूल, ये जो फ्यूल हम बात करते हैं वो क्या है? तो हमने पहले क्लास में किया था कि फ्यूल मतलब एनी सब्सटेंस विच इज़ गेटिंग बर्न्ट, राइट? तो अब इसमें बताओ मुझे, वुड में, ये जो हमने अभी वुड देखा, अब लकड़ी में जल रहा है वो फ्यूल कौन सा है उसमें? हम तो बोलते हैं कि चलो चूल्हे के लिए फ्यूल लाना है तो फ्यूल इज लकड़ी, पर लॉजिकली देखा जाए तो लकड़ी नहीं जलती, लकड़ी के अंदर के ये कंपोनेंट जल रहे हैं ना, ये कंपोनेंट्स कन्वर्ट होते हैं गैस में और वो जल रहे हैं। कार्बन जल रहा है, या पेट्रोल डीजल में पेट्रोल डीजल के गैसियस मॉलिक्यूल जल रहे हैं, तो दे आर फ्यूल। ठीक है? तो फ्यूल मतलब कोई भी चीज़ जो जल रही है, दे आर, दैट इज फ्यूल फॉर बर्निंग। कि भाई तुम अगर कपड़े को जलाओगे तो कपड़ा इज अ फ्यूल, बट जल कौन रहा है? कपड़े के अंदर के वो मॉलिक्यूल्स जो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। आया? हाँ तो सर। फिर हर वो चीज़ जो जल रही है उसको फ्यूल ना बोलते हुए उन्होंने एक टर्म फिक्स किया कि भाई किस लोग किन किन लोगों को फ्यूल बोला जाएगा। तो ऐसी चीज़ है कि भाई जो सबसे ज़्यादा हीट दे रहा हो ना, फ्यूल मतलब कि भाई तुम उसको जलाओगे तो तुम्हें अपने इनॉर्मस लेवल में, इनॉर्मस अमाउंट में हीट मिलना चाहिए। हमारा काम क्या है? जलाने पर हीट मिले, एनर्जी मिले, तो हीट मिलनी चाहिए, दैट इज़ द लॉजिक। तो अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल, इट इज चीप, इट बर्न्स इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये एक पैराग्राफ है, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है अभी? टेक्स्ट बुक, हाँ सर। उसमें पेज नंबर 48 पे देखना। पेज 48, चलो छोड़ो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ। अ गुड फ्यूल मतलब आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल, फ्यूल क्या होता है इसमें पॉइंट ही लिख देना, विच इज़ रेडीली अवेलेबल। अब ये टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ है, पैराग्राफ को कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे अब ये देखो, गुड फ्यूल इज वन विच इज़ रेडीली अवेलेबल, इतना सब स्टेटमेंट नहीं लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने? सिर्फ रेडी अवेलेबल। सेकेंड, विच इज़, विच शुड बी चीप, चीप मतलब सस्ते में मिल जाए। तीसरा, बर्न्स इजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट, बर्न्स इजीली एट मॉडरेट रेट। अब एयर में ही जलेगा, पानी में तो नहीं जलाएंगे हम। इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट डजेंट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। लार्ज हीट शुड बी प्रोड्यूस्ड,
और शुड नॉट लीव, क्या नहीं लीव, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। बस ये हो गए 5 पॉइंट कि भाई गुड फ्यूल क्या होता है। और आइडियल फ्यूल मतलब कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बस ठीक है, यही यही कि ये जो है दैट इज़ अ गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल कह सकते हो। पर इन सब चीज़ों को फुलफिल करे ऐसा आइडियल फ्यूल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फ्यूल हम लोग जो देखते हैं, अब इन जनरल हम क्या देखते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इथेनॉल, गैसोलीन और सीएनजी और एलपीजी अपने घर का, ये सब चीज़ें हैं बस। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अ गुड गुड फ्यूल, क्योंकि यही हैं जो सबसे कम पोल्यूशन करेंगे। जैसे ये शुड लार्ज हीट निकलते हैं, इजीली बर्न होते हैं, तो इनमें यही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आए उसमें। अब बस अब एक छोटा टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं फ्यूल इफ़िशिएंसी। अब हमने फ्यूल देखा, फ्यूल की इफ़िशिएंसी क्या होती है ये देखना है। ठीक, अब फ्यूल इफ़िशिएंसी क्या होता है। इफ़िशिएंसी वर्ड को पहले समझो। एफिशिएंसी मीन्स प्रोडक्टिविटी। अब दोनों थोड़े थोड़े अलग ही है, पर अभी समझने के लिए यही समझो कि एफिशिएंसी मतलब तुम जितना आउटपुट, सॉरी जितना इनपुट दे रहे हो उसके कंपेयर में आउटपुट कितना निकल रहा है, ठीक है। जितना तुम एफर्ट्स दे रहे हो उसके कंपेयर में आउटपुट कितना निकल रहा है, दैट इज़ एफिशिएंसी। तो अगर तुम मान लो कि 100 क्या कह सकते हो कि हाँ चलो, तुम मान लो कि 100 लोगों को बिठाया है एक फ्लैट सरफेस पे, और उससे कुछ फोर्स लगा रहा है नीचे, ठीक है। अब ये 100 लोग ऊपर बैठे हैं, उससे फोर्स लग रहा है नीचे। जो फोर्स नीचे लग रहा है वो नीचे किसी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उस फोर्स की इफिशियंसी हुई नहीं। ऐसे सिंपली छोड़ो, एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो इफिशियंसी मीन्स कि जितना एनर्जी निकलना चाहिए उसके जलने से, तो वो कितनी है कंपेयर टू इनपुट। तो अगर मान लो मैंने 1 kg का फ्यूल ले लिया, फ्यूल मतलब मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल को लीटर में नापा जाता है, पर मैंने वज़न किया उसका कि मैंने 1 किलो पेट्रोल ले लिया। अब 1 किलोग्राम पेट्रोल को जलाने पर मैं कुछ काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने जो जलाया है उससे मैं पानी बॉईल कर सकता हूँ, उससे मैं खाना बना सकता हूँ, उससे मैं आग से क्या करते हैं, हाँ पानी पानी गर्म करना इज़ अ वेरी क्या बोलते हैं कॉमन एग्जाम्पल। तो फिर 1 किलो पेट्रोल लूँ या सीएनजी लूँ या केरोसिन ले लूँ या ऐसा क्या लूँ ताकि मुझे सबसे कम समय में ये हो जाना चाहिए जितना मेरा काम है। तो बेसिकली इफ़िशियंसी मीन्स जो फ्यूल जल रहा है उस फ्यूल को जलाने पर मेरा काम सबसे कम समय में हो, दैट इज़ मोर इफ़िशियंट। जो सबसे ज़्यादा समय लगा रहा हो दैट इज़ लेस इफ़िशियंट। तो फ्यूल की इफ़िशियंसी नापने के लिए एक मेजरमेंट का तरीका ढूंढा गया। तो वो तरीका ये है कि भाई 1 किलोग्राम पर कितना किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी मतलब ये जो है ना कि भाई पानी को बॉईल करना, इसके लिए क्या लगता है, उसके लिए लगता है एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज्ड, ये केजे मतलब किलो जूल है, ठीक है। किलो जूल बाय 1 kg मास ऑफ फ्यूल, दिस इज फ्यूल की इफिशियंसी, ठीक है। तो अब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना, ये कैलकुलेट की जाती है, कैलकुलेटेड इन कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुई, तो भाई 1 किलोग्राम मास को अगर मैं जलाऊंगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी नापने का जो यूनिट है, जैसे हम किलोग्राम में नापते हैं वजन को, लेंथ डिस्टेंस जब नापते हैं तो वो नापते हैं मीटर्स में, मीटर्स किलोमीटर्स। तो वैसा ही एक जूल नाम का साइंटिस्ट था, इसने दिया एनर्जी का यूनिट, फिजिसिस्ट था ये। इसने एनर्जी का यूनिट दिया कि भाई मेरे ही नाम से चलाओगे कि 1 जूल मतलब कितना। तो वैसा उसने जो सिग्निफिकेंस दिया है वो तुम्हें टेंथ में, नहीं नाइन्थ में फिजिक्स में आएगा जूल क्या होता है। तो 1 जूल इतना इतना है उसने बता दिया। तो वो बता रहा है कि भाई 1 किलोग्राम को अगर जलाओगे, 1 किलोग्राम मास ऑफ फ्यूल को जलाओगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है किलो जूल में। किलो मतलब 1000, तो 1000 जूल के मल्टीपल में जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है भाई।
ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे टेबल टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में जो टेबल है उसमें, अच्छा टेक्स्ट बुक लाया ना अभी? हाँ हाँ, तो उसमें एक टेबल है 4.4, उसको देख लो। काउडंग केक, वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, पूरी लिस्ट दी है। रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, सिर्फ इनका कंपैरिजन याद रखना है। कंपैरिजन मतलब सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू है काउडंग केक। काउडंग केक मीन्स शेनाचा गौर्या। फिर आता है वुड, इससे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मिली वुड से। फिर उससे ज़्यादा मिली कोल से, कोल मतलब कोयला। फिर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, ये सब आपस में सिमिलर है। पेट्रोल, सीएनजी नहीं, डीजल, केरोसिन, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है सीएनजी और एलपीजी, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है कौन, बायोगैस। अच्छा, सीएनजी से ज़्यादा एलपीजी। और बायोगैस से फिर ज़्यादा है हाइड्रोजन। अब इस सीक्वेंस को याद रखना है तुम्हें, याद भी मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे पुराने ज़माने में ये सब कुछ भी नहीं था, तो गाय भैंस जब अपना अपना काम कर देती थी तो उसी को सुखा के, उसी को सुखा के जला देते, और वो अच्छे से जलता था। तो काउडंग केक पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। फिर लोगों को पता चला कि अरे सूखी लकड़ी भी अच्छे से जलती है, तो उन्होंने सूखी लकड़ी को लाया अपने किचन में, फिर सूखी लकड़ी भी जलने लगी। फिर कुछ इलाकों में जो पत्थर थे, उस पत्थर में कार्बन पाया गया। अब कार्बन मतलब कोयला, कोयला जब जलेगा तो ये इनसे ज़्यादा तेज़ हीट फेंकता है, ये पता चला, तो इसको मार्केट में लाया गया है। अभी देखो कोयले का, तुमने कुछ मूवीज़ देखी होंगी जिसमें तुम्हें पता चला होगा कोयला बहुत कीमती था तब। कोयले के बाद जब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में आई, तो इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब चीज़ें बनने लगी। पर सबसे पहले पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ही मिले। केरोसिन मतलब रॉकेल, पेट्रोल और डीजल हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं। फिर देखो सीएनजी की गाड़ियाँ आई हैं, सीएनजी की गाड़ियाँ पेट्रोल के बाद आई है। एलपीजी अपने घर का गैस है। और बायोगैस और हाइड्रोजन के बारे में हमने अभी तक कमर्शियल यूज़ नहीं किया है, तो ये ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में ही आएंगे। हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ियों का इन्वेंशन, या फिर हाइड्रोजन पर फ्यूल का यूज़, मतलब हाइड्रोजन का यूज़ एज अ फ्यूल कैसे कर सकते हैं, इस पे इन्वेंशन चल रहा है, तो वो भी फ्यूचर में आएगा। तो इस सीक्वेंस को देखोगे तो सबसे पहले देखो काउडंग है, क्योंकि सबसे पुराने ज़माने में ये कुछ भी नहीं था। फिर लोगों को पता चला कि सूखी लकड़ी भी आग देगी, तो सूखी लकड़ी आई। फिर कोयला पाया गया, कोयले के बाद ऑयल एंड गैस रिवोल्यूशन हुआ, फिर ऑयल एंड गैस से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आया। उसके बाद आई गाड़ियाँ सीएनजी की, फिर सीएनजी के बाद हमारा घर का गैस एलपीजी, और बायोगैस और हाइड्रोजन अभी तक कमर्शियल नहीं है, तो बायोगैस और हाइड्रोजन लास्ट में आएंगे। हो गया सीक्वेंस याद, समझा? तो इसमें वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए बस, ताकि तुम्हें कंपैरिजन में आंसर लिखने में, मतलब अगर कहीं आंसर लिखने में ज़रूरत पड़ी तो ये कंपैरिजन लिख सकते हो कैलोरीफिक वैल्यूज़ में, ठीक है। अब इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ ही तो है ना, ये कम जो हमने ऑर्डर लिखा है कैलोरीफिक वैल्यूज़ का ही ऑर्डर है। तो बेसिकली ये क्या बताता है कि 1 kg मास अगर मैं सबका ले लूँ, समझा, 1 kg मास अगर सबका ले लूँ, तो सबसे ज़्यादा हीट देगा हाइड्रोजन, सबसे कम हीट देगा ये। अब हीट देगा मतलब कितना देगा, इन किलो जूल्स, किलो जूल्स में नापा जाता है, दैट इज इट्स यूनिट। तो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे नापेंगे, किलो जूल एनर्जी मिला पर केजी ऑफ मास, मतलब पर केजी ऑफ फ्यूल, तो 1 किलो जूल पर केजी इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। समझा क्या? हाँ बस, सर। तो 1 केजे पर मतलब 1 किलो जूल पर केजी ये कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है। तो हम कैलोरीफिक वैल्यू को काउंट करेंगे यहाँ पे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि 50 किलो जूल पर केजी एक किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी है मान लो बायोगैस की 50 केजी पर केजे पर केजी, ऐसा अगर हुआ तो तुम इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे कि भाई 1 केजी अगर मैं बायोगैस लूँ तो मुझे 50 किलो जूल का एनर्जी मिलता है। दिस इज इट्स सिग्निफिकेंस, दिस इज इट्स रिप्रेजेंटेशन, कि ये ऐसे पढ़ा जाता है कि अगर मैं 1 केजी का बायोगैस उठा के जला दूँ ना, तो वो 1 केजी पूरा जलने तक 50 किलो जूल एनर्जी देगा। दिस इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। आया? बस
चैप्टर खत्म है। लास्ट वाला एक मतलब टॉपिक है, वो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने लायक है, वो तुम पढ़ मतलब रीड करके भी हो सकता है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। 4 पॉइंट्स हैं, तुम भी रीड करोगी ना हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, 2-2 लाइन्स कि कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड कोल पेट्रोलियम जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाए तो वो पॉइजनस गैस है, उसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें डाउट्स होते हैं उस सेक्शन में तुम्हें मुझे पूछना, समझा। आज के टॉपिक में कोई दिक्कत है, कहीं डाउट है क्या, पूछो। नहीं। पक्का? पक्का। हमने क्या क्या किया है देख लो। सबसे पहले हमने अरे सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि फ्यूल के बारे में, कि भाई जो फ्यूल जलता है वो किस किस वजह से या कैसे जलता है। शुरुआत की थी यहाँ से, फ्लेम अकर्स ओनली व्हेन देयर इज गैसेस मॉलिक्यूल्स बर्निंग। गैसेस मॉलिक्यूल जलते हैं कब? जब वो लिक्विड से कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड सॉलिड से कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस बनता है और गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फ्लेम बनाता है। कैंडल में हमने देखा कि कैंडल का जो सॉलिड पार्ट था, लिक्विड बनता है, लिक्विड से वेपर बनता है और वो वेपर जलता रहता है कंटिन्यूस। दिया, घर का दिया भी जो है ना वो भी देख लेना, जो ऑयल है वो ऑयल वात से होके मतलब उसका रुई रुई से होके आगे जाता है, टेम्परेचर की वजह से वो गैस में कन्वर्ट होता है तुरंत, और वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए हमें वेपर का पता नहीं चलता, ऐसे लगता है कि ऑयल ही जल रहा है। तो ऑयल गया, गैस में कन्वर्ट हुआ, वो जला, ठीक है। जब चाइनीज़ के सेंटर पे वो जो आग लगती है वो बेसिकली ऑयल को नहीं लगती, जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो वो तवे से निकला हुआ वेपर होता है जो आग पकड़ता है। तवे पे जो ऑयल है वो ऑयल वेपर में कन्वर्ट हुआ और वो और नीचे से आग पकड़ता है, दैट्स वाई, समझा। तो कभी भी देखना फ्लेम या फिर जो आग दिखती है वो सिर्फ गैस के जलने से दिखती है, लिक्विड और सॉलिड ऐसे जलते नहीं है, वो कन्वर्ट होके जलते हैं। चलो फिर हमने देखा तुम्हारा वुड का एग्जाम्पल। हाँ, अ गुड फ्यूल के 5 पॉइंट्स देख लिए कि वो रेडीली अवेलेबल हो, चीप हो, इजीली बर्न कर सके, लार्ज हीट शुड बी प्रोड्यूस्ड, शुड नॉट लीव अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस, मतलब कोई भी अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस पीछे ना रहे, पर ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है पीछे, ठीक है। फिर फ्यूल की एफिशिएंसी जो कि लास्ट पॉइंट है। अच्छा, इनर मोस्ट वाला रह गया ना पहला। तो इनर मोस्ट इज लीस्ट हॉट, जो अंदर वाला है सबसे कम हॉट है, मिडिल जोन इज सबसे हॉट, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा हॉट, और फिर आउटर मोस्ट पार्ट इज हॉटेस्ट। क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स गेट बर्न्ड इन आउटर मोस्ट एरिया, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बर्निंग इज हायर ऑन द आउटर मोस्ट साइड, तो दैट्स वाई ये टेम्परेचर का वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आता है। और लास्ट पॉइंट हमने ये देखा था कि कैलोरीफिक वैल्यू का, किधर गया ये, तो फ्यूल इफिशिएंसी कैलकुलेटेड इन कैलोरीफिक वैल्यू। इफिशिएंसी मीन्स इट्स प्रोडक्टिविटी, कि भाई कितना लोगे, मतलब कितना फ्यूल जलाओगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी। तो एक स्टैंडर्ड फिट किया गया कि 1 किलोग्राम लेने पर कितने किलो जूल्स में एनर्जी मिलेगी, उतनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल्स, और 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम्स। तो इसका यूनिट, अच्छा और एक चीज़ ये भी लिख लेना इसमें, एक चीज़ ये भी लिख लेना इसमें कि अगर 1 किलो जूल इक्वल टू 1 kg है, तो 1 जूल पर 1 ग्राम ये भी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि देखो किलो जूल में 1000 है, किलोग्राम में 1000 है, तो मैंने किलो किलो हटा दिया, 1 जूल पर ग्राम। अगर 1 ग्राम बायोगैस लिया जाए तो वो कितने जूल्स में एनर्जी देगा, इट विल ऑल्सो इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। समझा क्या? हाँ सर। बस इसके बाद हमने वो कंपैरिजन किया था जो टेबल में है, चैप्टर ख़त्म है। अब मैं तुमको मतलब आज रात तक वो तुम्हें शीट्स भेजूंगा इसके क्वेश्चन की, क्वेश्चन आंसर दोनों है उसमें, मेरे पास जो बुक है उसी के फ़ोटोज़ भेजूंगा मैं। उन क्वेश्चंस को बस रीड करना और बाद में तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, पर रीड इसलिए करना है क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उसके नीचे आंसर्स कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो हमें अभी देखना है कॉन्सेप्ट और फिर लैंग्वेज, कि उसने लिटरेचर कैसे बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस करेंगे हम कल मोस्टली, हाँ कल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है बोलो, पूरे चैप्टर में या आज के सेशन में नहीं। बताओ। सब क्लियर है? ठीक है। हाँ। इमेजिन हुआ ना सब कुछ जो बताया, कहीं ऐसे मिस तो नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, स्पीड ठीक है, मतलब ये हाँ जो सर। तेज़ आज जो तेज़ किया है ठीक है ना? हम्म। हाँ चलो, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई अगर दिक्कत हो तो बताना। तो मिलते हैं हम कल। बाय बाय, गुड नाइट, सी हाँ। यू। हाँ हाँ बस।